जापान ने माओ जेतुंग की जान कैसे बचाई? वो कौन सा जनरल था जिसने अपने ही लीडर को अगवा करके जंग का नक्शा ही बदल डाला? माओ अमेरिका से मदद क्यों ले रहे थे? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के क़याम की दास्तान भी आपको दिखाएंगे। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं देखो सुनो जानो की सीरीज हिस्ट्री ऑफ चाइना इफ्यून से सीपैक तक। माओ का लॉन्ग मार्च खत्म हुआ तो चियांग ने इन पर फैसला कुन हमले की तैयारी शुरू कर दी। इसे अपनी कामयाबी का पूरा यकीन था, लेकिन वो नहीं जानता था कि कुछ घर के भेदी लंका ढाने की साजिश कर रहे हैं और इस साजिश की वजह था जापान। जी हां, जापान। आप हिस्ट्री ऑफ चाइना की पहली किस्तों में जान चुके हैं कि बर्तानिया, अमेरिका, फ्रांस, रूस और जापान ने कैसे चीन को अपने अपने दरमियान तकसीम कर लिया था। लेकिन पहली जंग अजीम के बाद बर्तानिया और फ्रांस अब चीन में बड़ी मुदाखलत के काबिल नहीं रहे थे। अमेरिका चीन से कोई 7000 मील दूर था और अभी सुपर पावर नहीं बना था, जबकि रूस को जापान पहले ही 1904 की जंग में शिकस्त देकर चीन से निकाल चुका था। चुनांचे अब जापान समझता था कि चीन को गुलाम बनाना इसका हक है, क्योंकि चीन पर कब्जा करके इसे अपनी फैक्ट्रियों के लिए करोड़ों मजदूर भी मिल सकते थे और अपनी प्रोडक्ट्स के लिए एक बड़ी मार्केट भी। जापान ने 1931 में चीन के अहम साहली इलाके मंचूरिया पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद वो पीकिंग यानी बीजिंग पर भी काबिज हो गया था, लेकिन चियांग काई शेक इसका मुकाबला करने की बजाय पूरी तवज्जो से कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ रहा था। इसने अपना दारुल हुकूमत भी शंघाई शहर से 300 किलोमीटर दूर नैनकिंग, जो अब नैनजिंग कहलाता है, में कायम कर रखा था। चूंकि यह जगह जापानी फौज से अभी बहुत दूर थी, इसलिए काई शेक जापान के बजाय कम्युनिस्टों पर तवज्जो दे रहा था। लेकिन काई शेक की यह पॉलिसी इसके अपने जर्नैलों को नापसंद थी। वो अपने हमवतनों से नहीं बल्कि गैर मुल्की हमला आवर यानी जापान से लड़ना चाहते थे। चुनांचे फौज में बगावत हो गई। काई शेक का एक जनरल था चैंग सू लियांग। इसने काई शेक को कायल करने की बहुत कोशिश की कि वो जापानियों से जंग करे, लेकिन काई शेक ने इसे डांट दिया। मायूस होकर जनरल चैंग ने माओ के ग्रुप से एक खुफिया मुआहिदा कर लिया। मुआहिदे में तय पाया कि जनरल चैंग कम्युनिस्ट इनकलाबियों पर हमला नहीं करेगा, बदले में इनकलाबी जापान के खिलाफ जंग में इसका साथ देंगे। फिर जनरल चैंग ने एक हैरत अंगेज काम किया। इसने अपने ही लीडर काई शेक को अगवा कर लिया और मुतालबा किया कि काई शेक जापान के खिलाफ जंग का ऐलान करे। जनरल चैंग के साथ 1 लाख फौजी भी यही मुतालबा कर रहे थे। काई शेक और जनरल चैंग के वफादारों में जबरदस्त लड़ाई भी हुई और काई शेक के कई करीबी अफसर मारे गए। अपनी जान बचाने के लिए काई शेक ने जापान से लड़ाई का मुतालबा तस्लीम कर लिया। जनरल चैंग ने काई शेक को छोड़ दिया, लेकिन काई शेक को अपनी नेक नीयती का यकीन दिलाने के लिए इसने खुद को काई शेक का कैदी बना दिया। इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा। काई शेक ने जनरल चैंग को नजरबंद कर दिया और यह शख्स 53 बरस तक नजरबंद रहा और 90 बरस की उम्र में इसे तब छोड़ा गया जब वो तकरीबन अंधा हो चुका था। ताहम काई शेक को जापान के खिलाफ लड़ने पर मजबूर करके जनरल चैंग वक्ती तौर पर चीनी कौम का हीरो बन गया। यह और बात है कि आज चीन में इस हीरो को कम ही लोग जानते हैं। बहरहाल जनरल चैंग की बगावत ने काई शेक को जापान के मुकाबले पर खड़ा कर दिया और इसे वक्ती तौर पर कम्युनिस्टों से भी दोस्ती करना पड़ी। माओ तो चाहते ही यही थे कि काई शेक की तवज्जो इनसे हटे और इन्हें अपनी फौज को मजबूत करने का मौका मिले। उन्होंने काई शेक से सिर्फ सुलह ही नहीं की, बल्कि यह भी ऐलान किया कि इनकी फौज भी काई शेक से मिलकर जापान से लड़ेगी। 7 जुलाई 1937 को पीकिंग के करीब मार्को पोलो पुल पर 3000 चीनी और 7000 जापानी फौजियों में पहली झड़प हुई। लड़ाई में 10 जापानी फौजी और 200 से ज्यादा चीनी मारे गए, लेकिन यह लड़ाई सिर्फ शुरुआत थी। फिर झड़पों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। जापान ने चीनी हमलों के जवाब में खुली जंग छेड़ दी। नवंबर 1937 में जापानी फौज चीन के अहम तरीन साहिली शहर शंघाई पर टूट पड़ी। शदीद बमबारी से बंदरगाह को आग लग गई। हजारों बाशिंदे शहर छोड़कर भाग निकले। चीनी फौजी भाग भाग कर फ्रांसीसी सिफारती इलाके में पनाह लेने लगे। जापानियों ने शहर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वो तेजी से नैनकिंग की तरफ बढ़े। नैनकिंग के गिर्द अगरचे मजबूत हिफाजती दीवार मौजूद थी, लेकिन जापानी फौज शहर के 2 दरवाजों से अंदर दाखिल हो गई और फिर खूनरेजी शुरू हो गई। जापानियों ने 3 लाख चीनी शहरियों और फौजियों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। हजारों औरतों से रेप हुआ और शहर को लूट लिया गया। आज भी इस कत्लेआम को नैनकिंग मैसेकर यानी नैनकिंग के कत्लेआम से याद किया जाता है।
लेकिन नैनकिंग में कत्लेआम के साथ एक और वाकया भी हुआ। नैनकिंग चूंकि चीन का दारुल हुकूमत था, इसलिए वहां चीनी नवादरात यानी कीमती पेंटिंग्स और मुजस्समों वगैरह का एक बहुत बड़ा खजाना भी मौजूद था। लेकिन यह खजाना भी चीनियों के हाथ से निकल गया। हुआ कुछ यूं कि नैनकिंग पर जापानी कब्जे से एक हफ्ते पहले कुछ अंग्रेज इस खजाने को निकालकर बर्तानिया ले गए। 5000 संदूकों में भरे हुए इस खजाने का वजन 1500 टन था। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि यह सारा खजाना चीनी कुलियों ने खुद अपनी पीठ पर लाद लाद कर बहरी जहाज तक पहुंचाया। जो कौमें अपने विरसे की कदर नहीं करती, वो अपने कीमती खजाने इसी तरह खो देती हैं। अब सूरत हाल ये थी कि जापानी तैयारे चीन के शहरों पर धड़ाधड़ बम गिरा रहे थे, लेकिन जापानी फौज चीनियों पर एक और जुल्म भी ढा रही थी। जापान का एक ग्रुप था, यूनिट नंबर 731। इस यूनिट में 3500 से ज्यादा डॉक्टर, नर्सें और इंजीनियर शामिल थे। यह यूनिट गिरफ्तार किए गए चीनी शहरियों पर केमिकल्स के तजर्बे करता था। इन तजर्बों का मकसद यह था कि जापान जंग जीतने के लिए नए नए हथियार तैयार कर सके। यूनिट 731 ने हजारों चीनी शहरियों पर जहरीले केमिकल्स के तजर्बात किए। इस ग्रुप के जुल्म का निशाना बनने वाले 3000 से ज्यादा चीनियों और कोरियाई शहरियों की लाशों को जापानी दारुल हुकूमत टोक्यो के नजदीक ठिकाने लगाया गया। जापान इस यूनिट की मौजूदगी से इनकार करता था। वो 1990 की दिहाई तक यही कहता रहा कि यूनिट 731 की कहानी झूठ है, लेकिन बाद में इसने तस्लीम कर लिया कि यह यूनिट मौजूद था और इसने इसमें शामिल लोगों के नाम भी जारी कर दिए। नैनकिंग पर जापानी कब्जे के बाद काइशेक ने वहां से 500 किलोमीटर दूर हैनकू के इलाके को अपना दारुल हुकूमत करार दिया और वहां बैठकर जापान का मुकाबला करने लगा। चीन के दीगर इलाकों से भी 70 लाख लोग हिजरत करके यहां जमा हो गए। जापान के खिलाफ जंग और महाजरीन की आमद से काइशेक की हुकूमत बुरी तरह कमजोर हो गई। अमेरिका और बरतानिया काइशेक को खुलकर इमदाद दे रहे थे, लेकिन यह सारी इमदाद करप्शन की नजर हो रही थी। काइशेक की फौज में तो करप्शन इस पैमाने पर थी कि अफसर अपने जवानों के लिए आने वाले चावल चोरी कर लेते थे, जबकि वजन पूरा करने के लिए बोरियों में रेत भर दी जाती थी। ट्रेनी फौजियों को जंजीरों में बांध कर रखा जाता था कि कहीं वो भाग ही ना जाएं। कहा जाता है कि 15 लाख फौजी ट्रेनिंग पूरी करने से पहले ही मौत की वादी में जा सोए। यूं करप्शन और जुल्म सितम ने काइशेक की हुकूमत के खिलाफ नफरत की फजा पैदा कर दी। दूसरी तरफ माओ जापानी हमलों से बहुत दूर महफूज इलाके में थे। काइशेक के बरक्स इन्हें हुकूमत चलाने की भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि सारे हुकूमती इदारे तो काइशेक चला रहा था और माओ हुकूमती जिम्मेदारियों से बेफिक्र होकर अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। माओ ने जापान के जेर कंट्रोल देहात में अपने साथियों को भेजकर वहां खुफिया फोर्सेस कायम कर दी, जो जापानियों पर गोरीला हमले करती थी। यूं जापानियों से नफरत करने वाले चीनियों ने काइशेक की जगह माओ को मसीहा समझना शुरू कर दिया। माओ को एक और फायदा यह हुआ कि जब जापान ने अमेरिका के खिलाफ जंग शुरू की तो इसे अपनी बहुत सी फौज चीन से निकालकर अमेरिका के मुकाबले पर भेजना पड़ी। चुनांचे जिन इलाकों से जापानी फौज निकल जाती, वहां माओ कब्जा कर लेते थे। इस तरह कुछ ही अरसे में एक बड़ा इलाका इनके हाथ आ गया। इस दौरान अमेरिका ने भी माओ से राब्ते शुरू कर दिए। अगरचे अमेरिका माओ को नहीं बल्कि काइशेक को अपना इत्तेहादी समझता था, लेकिन इसकी यह भी ख्वाहिश थी कि वो ज्यादा से ज्यादा चीनियों को तैयार करके जापान के खिलाफ खड़ा करे। चुनांचे इसने माओ के फौजियों को तरबियत देने की पेशकश की। माओ ने यह पेशकश कबूल कर ली। यूं अमेरिकी एडवाइजर कुछ अरसे तक माओ के फौजियों को भी तरबियत देते रहे, लेकिन यह अलग बात है कि अमेरिका की सारी हमदर्दियां आखिरी वक्त तक काइशेक के साथ ही रहीं। 2 सितंबर 1945 को जापान ने हथियार डाल के मुआहदे पर दस्तखत किए और दूसरी जंग अजीम खत्म हो गई। अमेरिकी फौज जापान में दाखिल हो गई। जापान पर तो अमेरिका ने कब्जा कर लिया था, लेकिन चीन में काइशेक और माओ में यह रेस लग गई कि चीन में मौजूद जापानी फौज से हथियार कौन रखवाएगा। काइशेक को चूंकि अमेरिकी मदद हासिल थी, इसलिए अमेरिका ने काइशेक के फौजियों को अपने तैयारों में बिठाकर अहम इलाकों में पहुंचा दिया। जापानी फौज ने काइशेक के सामने हथियार डाल दिए। इस तरह अमेरिका ने यह तासुर दिया कि काइशेक ही इस जंग का असल हीरो है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चीनी अवाम अब काइशेक को नहीं बल्कि माओ को अपना रहनुमा समझने लगे थे। अमेरिका को खौफ था कि कहीं सोवियत रूस की तरह चीन भी कम्युनिस्टों के कंट्रोल में ना चला जाए। चुनांचे अमेरिकी सफीर पैट्रिक हर्ले भागम भाग माओ के पास पहुंचे और इन्हें समझा बुझाकर काइशेक के पास ले आए। दोनों बदतरीन दुश्मनों की यह मुलाकात बज़ाहिर बहुत खुशगवार थी।
दोनों ने इकट्ठे जाम भी लुढ़ाए और तस्वीरें भी बनवाई। दोनों ने मिलकर जंग ज़दा चीन की तामीर नौ का अज़्म भी किया। यूं चीन की खाना जंगी थोड़ी देर के लिए टल गई, मगर यह अमन ज्यादा देर बरकरार ना रह सका। दोनों फौजों के दरमियान झड़पें शुरू हो गईं। उधर माओ, जो अब बहुत मजबूत हो चुके थे, उन्होंने सुलह के लिए सख्त तरीन शराइत रख दी। उन्होंने कायशक से मुतालबा किया कि मौजूदा सियासी निज़ाम खत्म करके बड़े पैमाने पर इस्लाहात की जाएं, लेकिन इनका सबसे बड़ा मुतालबा था एहतसाब। जी हां, माओ ने मुतालबा किया कि चीनी हुकूमत में शामिल करप्ट लोगों का एहतसाब किया जाए और इसकी शुरुआत हुक्मरान खानदान यानी कायशक से की जाए। कायशक के लिए यह मुतालबा नाकाबिल कबूल था और यूं कायशक और माओ की फौजों में खुलकर जंग शुरू हो गई। इस जंग में हिस्सा लेने वाली फौजों की तादाद का अंदाजा सिर्फ इससे लगाएं कि जंग में कायशक के 6 लाख फौजी हलाक हुए, जबकि 70 लाख फौजियों ने हथियार डाल दिए या भगोड़े हो गए, जबकि माओ के 15 लाख फौजी भी हलाक या जख्मी हुए, जबकि 50 लाख, जी हां 50 लाख आम शहरी हलाक हुए। यूं 1945 से 1949 तक सिर्फ 4 साल लड़ाई में 70 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। सिर्फ हवाले के लिए बता दें कि 1947 में पाक भारत तकसीम के वक्त फसादात के दौरान 20 लाख के लगभग लोग मारे गए थे, यानी चीन में होने वाला जानी नुकसान इन फसादात से 3 गुना से भी ज्यादा था। कायशक की फौज का सबसे बड़ा ब्लंडर यह था कि इसके 18 लाख फौजी अपने जदीद अमरीकी असलहे समेत इनकलाबियों से मिल गए। अब कम्युनिस्ट फौज, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहलाती थी, इंतहाई ताकतवर हो गई। कायशक के फौजियों से पीपल्स लिबरेशन आर्मी को जदीद जंगी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी मिल गईं, जिनकी मदद से वो सारे चीन में फैल गए। सिर्फ 4 साल की लड़ाई में उन्होंने पूरे चीन पर कब्जा कर लिया। 1 अक्टूबर 1949 का दिन चीन की तारीख का यादगार तरीन दिन है, क्योंकि इस रोज माओ ने पीकिंग यानी बीजिंग के तियानमिन स्क्वायर में 3 लाख लोगों की मौजूदगी में अवामी जमहूरिया चीन के क़याम का ऐलान कर दिया। चियांग काई-शेक फरार होकर ताइवान चला गया और वहां अपनी हुकूमत बना ली। जाने से पहले वो अपने जेर कब्जा इलाकों में बैंकों में पड़ा हुआ सारा सोना और ज़र मुबादला के ज़खायर भी लूट कर साथ ले गया, ताकि चीन की नई हुकूमत जल्द अपने पैरों पर खड़ी ना हो सके। माओ ने हुकूमत तो बना ली थी, लेकिन अब मसला यह था कि बहुत से ममालिक इसे तस्लीम करने से इनकार कर रहे थे। अमेरिका और इसके कई साथी ममालिक ने माओ की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया और काई-शेक को ही चीन का असल नुमाइंदा मानते रहे। अक़वाम मुत्तहिदा में भी चीन की नशिस्त माओ को नहीं बल्कि चियांग काई-शेक को दी गई। ताइवान आज भी चीन से अलग है, लेकिन चीनी हुकूमत इसे अपने साथ मिलाना चाहती है और इसके लिए कोशिशें भी जारी हैं। अमेरिका ने तो चीन की नई हुकूमत को तस्लीम नहीं किया था, अलबत्ता सोवियत रूस और इसके हामी कम्युनिस्ट ब्लॉक के सारे मुल्कों ने माओ की हुकूमत फौरी तस्लीम कर ली। गैर कम्युनिस्ट ममालिक में सबसे पहले बर्मा यानी म्यांमार और फिर भारत ने नई हुकूमत को तस्लीम किया। पाकिस्तान चीन को तस्लीम करने वाला मुस्लिम दुनिया का पहला मुल्क था। 4 जनवरी 1950 को पाकिस्तान ने चीन को तस्लीम किया। अलबत्ता दोनों ममालिक में रस्मी सिफारती ताल्लुकात का आगाज मई 1951 में हुआ। लेकिन जब माओ चीन पर अपना इक़्तिदार कायम कर रहे थे तो सोवियत रूस में एक धमाका हुआ और फिर सारे कोरिया में आग लग गई। ये क्या कहानी थी? चीनी और अमेरिकी फौज की पहली जंग का क्या नतीजा निकला? अमेरिकी और रूसी तैयारों की लड़ाई क्या रंग लाई? कोरिया की जंग और इसमें पाकिस्तान और भारत के किरदार की कहानी भी आपको दिखाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ चाइना की अगली किस्त में।